हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको फिजिक्स में फर्स्ट फिजिक्स 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए फर्स्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों। जो बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा बीच में बच्चों, कमेंट करके। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी रिमूव, ठीक है। और जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है आपको फिजिक्स, आज आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं तो नोट कर लेना। अगर साथ साथ नोट नहीं कर पाए अगर आप, तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, उसको नोट करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आपको, या मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। और संभव हो जाए बच्चों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना, आपके साथ साथ। और संभव हो तो अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दें, ठीक है ना। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों, शायद हो सकता है कि आपको मेरे बारे में जानकारी हो। मैं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से जीडी अग्रवाल, ठीक है, जो बुक राइटर भी हूं मैं फिजिक्स का, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको बुक, जितना भी बुक का मैं कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं, वो बस आप अपने पेज पर नोट जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत काम का है मैटर है। पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं बच्चों, विमीय विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मैंने लिख दिया है, ये रहा। अगर आप इसको देख पा रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज इसको साथ साथ नोट नहीं कर पाते तो आप इसको, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके इसको जरूर नोट कर लें। मैं बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शन की, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की। मैं फिजिक्स का मतलब भौतिकी, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स एक्चुअल में साइंस की, भौतिक विज्ञान एक्चुअल में विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है। साइंस की वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम किसी पदार्थ को और उसकी ऊर्जा को और उनके पारस्परिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। अभिक्रिया का मतलब उनके रिलेशन। अभिक्रिया का मतलब यह नहीं है जो केमिस्ट्री की तरह हम रिएक्शन से पढ़े, नहीं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, उसकी ऊर्जा और उनके पारस्परिक एक दूसरे से उस ऑब्जेक्ट के रिलेशन, जिस विज्ञान में पढ़ा जाता है, उस विज्ञान का नाम अरिस्टोटल, हिंदी में इसको अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा मैंने? फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, साइंस की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ को, उसकी ऊर्जा को और उस पदार्थ की अन्य भौतिक राशियों को और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को जिसमें पढ़ा जाता है, विज्ञान की उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। यह नाम जो दिया था भौतिक विज्ञान, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यह जो नाम दिया था, किससे दिया था? फ्यूजिज। फ्यूजिज मीन्स होता है नेचर, प्रकृति। इसी वजह से इस विज्ञान में हम प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऊर्जा संरक्षित रहती है, आवेश संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। यह किसी साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है, भगवान ने बनाए हुए नियम है। भाई, चार्ज को, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। यह प्राकृतिक नियम है, भगवान ने बनाया है, ठीक है ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यह नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक नियम है। ऐसे ही संवेग संरक्षित रहता है। क्या बेटा? संवेग, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, मतलब टक्कर से पहले का संवेग और दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्टों के टक्कर के बाद का संवेग क्या रहेगा? हमेशा नियत रहता है। ये प्राकृतिक नियम है, ठीक है ना। अब अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने यह तो बता दिया क्या, कि साइंस की, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ को, ऊर्जा को और उसकी अन्य भौतिक राशियों को
और उनके एक दूसरे से रिलेशनों को जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ा जाएगा, उस विज्ञान को अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने फ्यूजिज शब्द, फ्यूजिज का मतलब होता है प्रकृति, फ्यूजिज शब्द से उसको क्या बोला, फिजिक्स बोला, मतलब भौतिकी बोला। ठीक है। अब समस्या ये आई कि किसी भी पदार्थ की भौतिक राशियों को हम पढ़ेंगे कैसे? क्या हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु का वेग नापना है हमको, वेग पढ़ाना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ाना है। वेग को वेलोसिटी बोला जाता है। त्वरण, बल, संवेग, आवेग, इन भौतिक राशियों को, जैसे किसी कोई भी रॉड है, छड़ है, उसकी लंबाई पढ़नी है तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जिन भौतिक राशियों को, किसी वस्तु की जिन भौतिक राशियों का अध्ययन आप करना चाहते हो, उनकी नापतोल कर लो, मापन कर लो उसका। और उन्होंने कहा कि नापतोल करना, मापन करना एक तुलनात्मक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? तुलनात्मक। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई छड़ है, हमने कहा कि इस छड़ की लंबाई ज्यादा है, तो ये बात कैसे पता किया आपने ज्यादा है? भाई आपने ये तो बताया होगा ना, किसकी तुलना में इसकी लंबाई ज्यादा है या लंबाई कम है ना। भाई सिंगल रॉड को, एक सिंगल रॉड को हम उसकी लंबाई ज्यादा है या लंबाई कम है ये नहीं कह सकते। अगर हम इसको कंपैरिजन करें किसी दूसरी रॉड से, हमने ये कहा कि इस रॉड की लंबाई इस रॉड से ज्यादा है, अब तो नापतोल सही है, ये बात तो ठीक है कि भाई इस रॉड की लंबाई इस रॉड से ज्यादा है, ये बात तो ठीक है। लेकिन हम केवल ये कहें कि इस रॉड की लंबाई ज्यादा, ये बात बिल्कुल गलत है, ये एब्सोल्यूट प्रोसेस हो गया। तो लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने कहा किसी भी पदार्थ की, किसी भौतिक राशि की नापतोल अगर करनी है तो उनकी क्या कर लो? तुलना कर लो। लेकिन ये बात हमको समझ आ गई, तुलनात्मक अध्ययन है किसी भी भौतिक राशि की नापतोल करना, ये बात भी हमको समझ में आ गई। लेकिन अब प्रश्न ये आया कि भाई जैसे हमने कहा कि इस छड़ की लंबाई इस छड़ से ज्यादा है, लेकिन अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ये बताओ कि इस छड़ की लंबाई इससे कितनी ज्यादा है। तो इस बात को जानने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जिसे बोलते हैं, जिसमें अलग अलग देशों की वैज्ञानिक आई, और उसमें जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि किसी भी भौतिक राशि की नापतोल करने के लिए हमको उसके क्या बेटा फंडामेंटल यूनिट चाहिए, उसके मूल मात्रक चाहिए। तो उन्होंने उनकी नापतोल करने के लिए 7 मूल मात्रक बताए, 5 और 2 7। क्या बेटा? एक तो द्रव्यमान, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का मतलब द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम टेम्परेचर, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा मोल में लिखते हैं हम, और ठीक है ना बच्चों, एक करंट धारा, वैद्युत धारा जिसकी यूनिट आप एम्पियर लिखते हो, और एक होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता समझते हैं ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। ये 7 मूल मात्रक जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने दिए, और 2 मूल मात्रक दिए उन्होंने। कौन से 2 मात्रक दिए? पूरक मात्रक। कौन से मात्रक? पूरक मात्रक। ज्यामितीय मापन में जो मात्रक उपयोग किए जाते हैं उनको बोला जाता है पूरक मात्रक। एक तो होता है रेडियन, क्या बेटा? एक प्लेन में किसी कोण को, एंगल को नापने के लिए उसकी यूनिट रेडियन होती है, ये पूरक मात्रक है। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है बच्चों, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। 2 जिनको पूरक मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरे मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिन मात्रकों को मूल मात्रकों से मिलाकर के बनाया जाता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने यह कहा कि किसी भी भौतिक राशि की, क्या बेटा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की नापतोल अगर करनी है तो उनके मात्रक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम नोट करिए, पहले इंट्रोडक्शन में सामान्य ज्ञान के क्रम से अध्ययन को विज्ञान कहा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य कहते हैं पदार्थ को, तथा ऊर्जा
वो उसकी अन्य भौतिक राशि और उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का मतलब उनके पारस्परिक रिलेशन क्या है। जैसे वेग, दूरी और समय में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने फिजिक्स कहा, भौतिकी कहा। इस विषय का यह नाम जो दिया था अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने जो दिया था नाम, फ्यूजिज शब्द से दिया, और फ्यूजिज मतलब होता है नेचर। फ्यूजिज शब्द से पढ़ा इस विषय का नाम ये फिजिक्स। इस विषय में प्रकृति के नियमों को हम पढ़ते हैं। जैसे आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है इत्यादि। ये प्राकृतिक नियम है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए। इसी वजह से भौतिकी को, फिजिक्स को बच्चों प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, नेचुरल साइंस भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब फिर से समझो इस बात को। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ को, उसकी ऊर्जा को और उस पदार्थ की अन्य भौतिक राशि जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, दाब है इत्यादि, और उनके एक दूसरे से पारस्परिक रिलेशन क्या हैं, उनके सूत्र किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, इस विज्ञान की शाखा को अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने फ्यूजिज शब्द से भौतिकी कहा। क्या कहा? भौतिकी कहा। कौन से शब्द से कहा? फ्यूजिज शब्द से। फ्यूजिज का मतलब होता है प्रकृति। इसी वजह से इस विज्ञान में हम प्राकृतिक नियमों को पढ़ते हैं। जैसे संवेग संरक्षित रहता है, क्या बेटा? संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, आवेश संरक्षित रहता है। ये प्राकृतिक नियम है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए, ये भगवान के बनाए हुए नियम हैं। इसी वजह से साइंस की, विज्ञान की इस शाखा को हम प्राकृतिक साइंस भी कहते हैं बच्चों, भौतिकी को। ठीक है ना। अब इस भौतिकी मीन्स फिजिक्स की सबसे पुराने वाली ब्रांच यांत्रिकी है, मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं बच्चों। क्या बेटा? फिजिक्स की, भौतिकी की सबसे पुराने वाली शाखा क्या है? यांत्रिकी है। ध्यान दो मेरी बात पर, ध्यान से सुनना मेरी बात। फिजिक्स की सबसे पुराने वाली ब्रांच लिख लीजिएगा आप। भौतिकी की सबसे पुराने वाली जो शाखा है वो मैकेनिक्स कहा जाता है, यांत्रिकी कहा जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति तथा वस्तु के गति संबंधी नियमों को जिसमें पढ़ा जाए। जैसे गति कौन कौन सी हो सकती है? रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, प्रक्षेप गति है, इनका अध्ययन किया जाता है। और गति के नियमों का जिस शाखा में, क्या बेटा? यांत्रिकी की जिस शाखा में वस्तु की गति को और उसके गति के नियमों को जिस शाखा में, जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, उस ब्रांच का नाम गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने, किसने? गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने अपने नाम पर गैलीलियन मैकेनिक्स कहा, गैलीलियन यांत्रिकी कहा। फिर से समझ लो इसको। यांत्रिकी, मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पुरानी वाली शाखा है। यांत्रिकी की वह शाखा, फिजिक्स, मैकेनिक्स की वह शाखा, यांत्रिकी मैकेनिक्स को कहा जाता है। मैकेनिक्स की वह शाखा या यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति तथा वस्तु के गति संबंधी नियमों को पढ़ा जाए। ठीक है ना। जैसे रेखीय गति हम पढ़ें, वृत्तीय गति पढ़ें, प्रक्षेप गति पढ़ें, उस शाखा को और इसमें गति के नियमों को, जैसे ये 3 नियम गति के पढ़े होंगे। गति के समीकरण के नाम से जानते हैं बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर दूसरा नियम है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरा समीकरण है गति का, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा नियम है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और जिस शाखा में गति के नियमों को पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस शाखा का नाम किसने? शुद्ध गतिकी या गैलीलियन यांत्रिकी कहा। गैलीलियन नामक साइंटिस्ट ने उसको गैलीलियन यांत्रिकी कहा। फिर से समझो, फिजिक्स की सबसे पुरानी वाली ब्रांच यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है। भौतिकी की वह यह सबसे पुरानी वाली ब्रांच है, और वो वाली ब्रांच भौतिकी की ऐसी ब्रांच, ऐसी यांत्रिकी जिसमें किसी वस्तु की गति को पढ़ा जाए और गति के नियमों को जिसमें पढ़ा जाए, उस यांत्रिकी को गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने, क्या बेटा
गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने शुद्ध गतिकी या गैलीलियन यांत्रिकी कहा। ठीक है, गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने गति, किसी वस्तु की गति को किसकी मदद से पढ़ा? दूरी है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, घर्षण तथा जड़त्व। जिस मैकेनिक्स में पढ़ा उस मैकेनिक्स को क्या बेटा? गैलीलियन यांत्रिकी या शुद्ध गतिकी कहा जाता है। दूसरी मैकेनिक्स होती है बच्चों यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की गति व उसके कारण, मतलब गति के साथ साथ उसका कारण भी हम पढ़ें। और किसी वस्तु की गति का कारण क्या होता है? बल होता है। ठीक है ना, हम गति भी पढ़ें और गति का कारण, किस वजह से वो गति है, इसको पढ़ें। उस यांत्रिकी को न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने कौन सी बताया? गति विज्ञान कहा उसको, या न्यूटनी यांत्रिकी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है बच्चों, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। न्यूटन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ा, अध्ययन किया, किसकी मदद से? बल, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब का अध्ययन किया तथा न्यूटन के नियमों को उन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम दिया था, शायद ध्यान हो तो, क्या बेटा? जड़त्व का नियम। भाई न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गति की अवस्था में है तो उसी वेग से उसी दिशा में वो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा नियम दिया था F = ma। ठीक है, और तीसरा नियम दिया था प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या बेटा? एक साथ साथ काम करते हैं। प्रत्येक क्या बेटा? एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक है ना। अब यांत्रिकी की क्या बेटा? गैलीलियन यांत्रिकी और न्यूटोनियन यांत्रिकी। गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने जो यांत्रिकी दी थी शुद्ध गति की, ठीक है ना, और न्यूटन ने जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स दी थी, उन दोनों को मिलाकर के जिस यांत्रिकी में पढ़ा जाता है उसको आधुनिक यांत्रिकी कहा जाता है। लिख दिया है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गैलीलियन व न्यूटनी यांत्रिकी का संयुक्त अध्ययन जिसमें किया जाए उसे क्लासिकल मैकेनिक्स या उच्च कोटि की यांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है, यह केवल तभी लागू होगी, उन्हीं ऑब्जेक्टों के लिए अप्लाई करते हैं हम, कब? जब पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होना चाहिए और गति करते समय उसकी जो चाल है, उसकी स्पीड है, वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होनी चाहिए। क्या कहा? फिर से समझो, भौतिकी साइंस की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु मतलब द्रव्य और उसकी ऊर्जा और उसकी अन्य भौतिक राशियों का जिसमें रिलेशंस पढ़ते हैं, उस विज्ञान की शाखा को अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने फिजिक्स कहा, भौतिकी कहा। और यह शब्द भौतिकी जो नाम दिया था फ्यूजिस शब्द से दिया था। फ्यूजिस का मतलब होता है प्रकृति। इसी वजह से विज्ञान की इस शाखा में हम प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं, जैसे आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है। अब इस विज्ञान की कौन सी शाखा जिसको भौतिकी कहा, किसने? अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने। इसकी सबसे पुराने वाली शाखा यांत्रिकी है जिसको मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स को बच्चों 4 भागों में बांटा है। पहली वाली मैकेनिक्स जिसमें किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाए लेकिन उस गति के कारण का अध्ययन न किया जाए। किसी भी वस्तु की गति का कारण क्या होता है? बल होता है। तो गति तो पढ़ें, जैसे सरल रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, प्रक्षेप्य गति है, और गति के नियमों को जिसमें पढ़ा जाए। गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने इसको गैलीलियन यांत्रिकी कहा या शुद्ध गतिकी कहा। इसको गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, पढ़ा, जाना, किसकी मदद से? सबसे पहला दूरी, फिर विस्थापन, फिर चाल, फिर वेग, फिर त्वरण और घर्षण। और इसके लिए गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने 3 गति के नियम दिए। पहला नियम था v = u + at। दूसरा नियम था s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण दिया था उन्होंने
नियम दिया था या समीकरण कहिए आप उसको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो यांत्रिकी हो गई कौन सी वाली, गैलीलियो की। दूसरी यांत्रिकी कौन सी होती है, यांत्रिकी की दूसरी ब्रांच कौन सी है, क्या बेटा, जिस यांत्रिकी की शाखा में हम वस्तु की गति के साथ साथ उसका कारण भी पढ़ते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का कारण, वस्तु की गति का कारण क्या हो सकता है, बल। भाई बल लगाएंगे किसी वस्तु पर तभी वस्तु गति करेगी। तो वस्तु की गति के साथ साथ हम उसके कारण को भी पढ़ें। उस यांत्रिकी को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही, क्या बेटा, शुद्ध गतिकी या फिर अपने नाम पर ही न्यूटनी यांत्रिकी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा। इसको उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, किसकी मदद से, बल, त्वरण, संवेग, ऊर्जा, दाब, आवेग इत्यादि की मदद से। और इसके लिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम दिए। पहला नियम था जड़त्व का। जड़त्व का नियम क्या है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गति की अवस्था में है तो वो गति करते रहना चाहती है, और जब तक गति करेगी या तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम दिया था उसने, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, F = ma। ये न्यूटन का दूसरा नियम था। तीसरा नियम दिया, प्रत्येक, क्या बेटा, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, ठीक है ना। अब यांत्रिकी की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें गैलीलियो की इक्वेशन, जैसे v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at², v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as, और न्यूटन के नियम, दोनों को मिला करके, दोनों को कंबाइंड करके जिस यांत्रिकी में पढ़ा जाता है, उस यांत्रिकी को उच्च कोटि की यांत्रिकी कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। लेकिन जिन वस्तुओं के लिए v बराबर u + at, भाई v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, a क्या है, उसका त्वरण, t क्या है, समय। तो v वेलोसिटी किसकी है, अंतिम चाल, u क्या है, प्रारंभिक चाल, a क्या चीज है, त्वरण, t क्या चीज है, समय। किसका है ये, वस्तु का। तो मैं कहना यह चाहता हूं, क्या बेटा, जिस यांत्रिकी में गैलीलियो के इक्वेशन मतलब गति के समीकरण और न्यूटन के सूत्र जिसमें मिलाकर के लगाएंगे हम, उसको उच्च कोटि की यांत्रिकी कहते हैं। और जिन वस्तुओं के लिए ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, उन वस्तुओं का साइज, उस वस्तु का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होना चाहिए, और गति करते समय उनकी जो चाल है, उनकी जो स्पीड है, वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी यांत्रिकी दी बच्चों किसने, आइंस्टीन ने। अगर कोई वस्तु चलते समय उसकी चाल लाइट की चाल के लगभग बराबर है, तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं बच्चों, कौन सी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स गिवन बाय आइंस्टीन। यदि कण का वेग बहुत अधिक हो, भाई कण का साइज जो है, जिस कण का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा है, उसी के लिए आप न्यूटन की यांत्रिकी और गैलीलियो की यांत्रिकी लगाएंगे। लेकिन अगर उसका साइज 10⁻⁻⁶ से ठीक है, बड़ा है, लेकिन चलते समय उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो न्यूटन और गैलीलियो की यांत्रिकी लगाना। और अगर चलते समय उसकी स्पीड या चाल लाइट की स्पीड के बहुत नजदीक है, बहुत पास में है, तो आइंस्टीन ने क्या बेटा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दी थी। आइंस्टीन की आपेक्षिक यांत्रिकी बोला जाता है। इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, देन वी हैव टू अप्लाई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स गिवन बाय आइंस्टीन। ये बात मैंने हिंदी में लिख दी है बच्चों, कि अगर किसी कण का साइज 10⁻⁶ मीटर से बड़ा है और उसकी चाल, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बहुत पास में है,
तो फिर लगाई जाएगी बच्चों आइंस्टीन की आपेक्षिक यांत्रिकी, जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है। और अगर मेरे बच्चे, अगर किसी कण का साइज चलते समय 10⁻⁻6 मीटर से छोटा हुआ, 10⁻⁻6 मीटर से अगर उसका साइज छोटा हुआ पार्टिकल का साइज, तो वो पार्टिकल कौन से होंगे? एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। भाई इतने छोटे पार्टिकल तो एटम ही हो सकता है। अगर कण का साइज 10⁻⁻6 मीटर से छोटा है तो फिर लगाई जाती है बच्चों मैक्स प्लांक की क्वांटम यांत्रिकी। इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10⁻⁻6 मीटर, लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, देन वी हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स गिवन बाय मैक्स प्लांक। इस बात को मैंने हिंदी में लिख दिया है बच्चों। यदि कण का आकार बहुत छोटा हो, 10⁻⁻6 मीटर से भी छोटा हो, तो हम मैक्स प्लांक की क्वांटम यांत्रिकी लगाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी किसने दी थी? मैक्स प्लांक ने दी थी। ये क्लास 12th के अंदर हम आइंस्टीन की यांत्रिकी और मैक्स प्लांक की यांत्रिकी का थोड़ी सी जानकारी हम बच्चों क्लास 12th के अंदर देंगे, ठीक है। चल सकते हैं हम आगे। जिस भौतिक राशि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, आप इसे नोट करें। जिस भौतिक राशि या जिस राशि का किसी यंत्र से मापन किया जाता है, उस राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। अरे जिस राशि का, राशि कोई नाम नहीं है, किसी वस्तु की भौतिक राशि जिसका नापतोल की जा रही है, उस राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं बच्चों। विभव और एंट्रोपी ऐसी दो भौतिक राशियां हैं जिनका सीधा मापन नहीं होता। फिजिक्स के अंदर दो ही भौतिक राशि ऐसी पढ़ाई जाती है जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, वैद्युत विभव और एक एंट्रोपी बोलते हैं इसको। इसमें विभव और एंट्रोपी का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, इनमें केवल परिवर्तन पता किया जाता है, चेंज पता करते हैं। विभव तथा एंट्रोपी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका सीधा मापन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके मानों में हम परिवर्तन पता करते हैं, चेंज पता करते हैं। ऐसी दो भौतिक राशियां हैं ये विभव और एंट्रोपी, जिनका सीधा मेजरमेंट किसी यंत्र से नहीं कर सकते हम। जैसे वैद्युत विभव, घरों में वोल्ट मीटर देखा है लाइट का, जैसे कहते हैं ना वोल्टेज आ रहा है 2 से 20 वोल्ट, वो पोटेंशियल विभव नहीं है, विभव में अंतर है, ठीक है ना। तो विभव, वैद्युत विभव और एंट्रोपी, इनका सीधा नापतोल नहीं होती, इनमें अंतर पता किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं क्या बेटा, नापने तौलने की, मापन जिसे बोलते हैं मेजरमेंट। विज्ञान का एक्चुअल में किसी भी भौतिक राशि को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उसकी नापतोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने कहा था, और उन्होंने कहा था मापन जो होता है एक तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है ना, आपेक्षिक अध्ययन है। आपने लिखा है, देखो जरा हिंदी में, विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विज्ञान में फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चों, नापतोल करना होता है। और ये बात किसने बताई थी? लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने बताई थी। प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए इसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उस भौतिक राशि का मात्रक और एक उस भौतिक राशि का आंकिक मान। क्या बेटा? प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो तथ्य जानना जरूरी होते हैं, एक तो मात्रक, भौतिक राशि का आंकिक, दूसरा भौतिक राशि का आंकिक मान। पहला तो मात्रक चाहिए, दूसरा चाहिए भौतिक राशि का आंकिक मान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी छड़ की लंबाई 8 मीटर है, तो 8 क्या हो गया? उसका आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया? उस छड़ की लंबाई की यूनिट, मतलब मात्रक। इसमें 1 मीटर लंबाई मापन का मात्रक है और 8 इसका आंकिक मान है। ये दोनों ही मिलाकर के छड़ की लंबाई को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। तो लंबाई हमने लिखी 8 मीटर, तो 8 तो क्या हो गया? आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक। या फिर हम लिखें इसे 800 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मात्रक अगर छोटा है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में कौन छोटा है? सेंटीमीटर।
तो 8 मीटर किसके बराबर हो गया? 800 सेंटीमीटर। इसका मतलब मात्रक अगर छोटा हो गया तो उसका अंकिक मान बड़ा हो गया, और अगर मात्रक बड़ा हो गया तो उसका अंकिक मान छोटा हो गया। लेकिन दोनों का गुणनफल, जैसे 8 मीटर अंकिक मान और मात्रक, यहां पर अंकिक मान और मात्रक, तो ये वैल्यू इसके बराबर ही तो है। या 800 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सब बराबर है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा। अंकिक मान हमेशा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात मैंने लिख दी यहां पर बच्चों, ये रही। उस ऊपर जो उदाहरण दिया हुआ है इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किसी भौतिक राशि का अंकिक मान अगर बड़ा होगा तो उसका मात्रक छोटा होगा, लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। अंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जहां पर इस फॉर्मूले में ये n लिखा हुआ है बच्चों, n क्या चीज है? यहां पर अंकिक मान है, और u क्या चीज है? उसका मात्रक है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिख दिया है मैंने, अर्थात किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? सबने नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। ठीक है, चलें आगे बच्चों, चलें आगे। यदि किसी भौतिक राशि के दो मात्रक u1 व u2 तथा उसके अंकिक मान n1 और n2 हों तो हम इसको लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अतः किसी भी भौतिक राशि का अतः भौतिकी में मापन एक तुलनात्मक क्रिया होती है, एब्सोल्यूट क्रिया, निरपेक्ष क्रिया नहीं होती। ये बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर सबको? हाँ भाई, एंट्रोपी का अर्थ होता है किसी वस्तु को, एंट्रोपी समझो बच्चों, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों, कोई भी वस्तु है उसको दी गई ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू, ऊष्मा की मात्रा अपॉन उस वस्तु का ताप। ये जो वस्तु है उसको सप्लाई हीट है, ये भाई पहले से इसमें हीट कुछ थी, तो ये क्या चीज है? ऊष्मा में जो ऊष्मा दी है आपने, एक्सचेंज ऑफ हीट बोल सकते हैं हम इसको। जो ऊष्मा दी है उस वस्तु को, उसकी वैल्यू और उसके परम ताप का जो अनुपात होता है उसको एंट्रोपी कहा जाता है। यहां पर मैंने डेल्टा क्यू लिखा है बच्चों, क्यू नहीं लिखा, डेल्टा क्यू लिखा है, क्यू नहीं लिखा। एंट्रोपी का मतलब होता है एक्चुअल में किसी भी वस्तु के पार्टिकल जो होते हैं उसमें विक्षोभ। जैसे कोई भी, जैसे आइस है, आपने उसको हीट दी तो उसके जो मॉलिक्यूल है, उसके जो अणु हैं, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा ना? नहीं, डिस्टरबेंस जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जा रहा है? एंट्रोपी। ठीक है, अगर हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा दें या उसमें से ऊष्मा बाहर निकले तो उस मॉलिक्यूल की क्या बेटा जो विक्षोभ गति है, जो गति है उसकी, वो परिवर्तित हो जाएगी। इस शब्द को बोला जाता है क्या बेटा? एंट्रोपी। जो परिवर्तन आ रहा है उसके मॉलिक्यूल की मोशन में, उसको, उस शब्द को बोला जाता है क्या बेटा? एंट्रोपी। क्लियर है? चल सकते हैं बच्चों आगे हम। कौन सा क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन तो बताएंगे, हमने नहीं बताया अभी कोई। ठीक है, चलिएगा बच्चों। मात्रक हमारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। मात्रक हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? मात्रक जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है मात्रक कहलाता है। यह पद्धति, ये जो सिस्टम दिया था, जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मात्रक मीन्स यूनिट्स।
जिसमें किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए वो उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। और ये किसने दिया था? जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने दिया। द एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या MKSA सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के लिए एक पद्धति इस्तेमाल करते हैं बच्चों, MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, या इसको SI सिस्टम से जाना जाता है। मात्रकों के लिए एक तो MKSA सिस्टम आया और एक CGS सिस्टम। अब जो प्रचलित है, अब जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो MKSA सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम SI सिस्टम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। और इस सिस्टम को प्रतिपादित किया था किसने? जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। अब मात्रक जो होते हैं बच्चों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल मात्रक जो स्वतंत्र हो, जिनका किसी दूसरे मात्रक से कोई रिलेशन ना हो, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करें, अर्थात जिन्हें किसी भी अन्य भौतिक राशि के मात्रक से प्राप्त न किया जा सके, स्वतंत्र या मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे इसके लिए 7 मूल मात्रक दिए जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने। एक तो भौतिक राशि जैसे लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है और इसका सिंबल m है। द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसका सिंबल, संकेत कहते हैं इसको kg। समय, इसका मात्रक क्या है? सेकंड, सिंबल है इसका, संकेत है इसका s। ऊष्मीय ताप केल्विन में नापते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं इसको हम, ठीक है। वैद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापते हैं, CD से संकेत है इसका। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL इसका सिंबल है, क्लियर है। दूसरे पूरक मात्रक होते हैं बच्चों जो ज्यामितीय मापन में उपयोग किए जाते हैं, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। वे मात्रक ज्यामितीय मापन में जो काम में लाए जाते हैं उनको ज्योमेट्री, समझते हो ना, ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स हम सेलेक्ट करते हैं उनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है बच्चों। जैसे समतलीय कोण, कोण समझते हैं ना, एंगल जिसको बोलते हैं, इसकी यूनिट रेडियन होती है और ये इसका संकेत है, सिंबल है, RAD से शो करते हैं हम इसको। दूसरा होता है घन कोण, इसकी यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसको संकेत है इसका SR से शो करते हैं। तीसरा मात्रक होते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों से मिलाकर बनाया जाता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उत्पन्न जिनको किया जाए, और मूल मात्रकों को मिलाकर के जिनको बनाया जाता है। अभी मूल मात्रक तो हमारे साथ बताइए, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, ऊष्मीताप का केल्विन है, वैद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 मूल मात्रक हैं और इन मूल मात्रकों से मिलाकर के जो मात्रक बनाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। मूल मात्रक, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से मिलाकर बनाए। मूल मात्रक हमने 7 बताई थी। कितने बताए? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, परमताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और एक पदार्थ की मात्रा। और इन 7 मूल मात्रकों में से कोई जरूरी नहीं है 7 इस्तेमाल हो किसी भौतिक राशि के मात्रक में। हो सकता है जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी को क्या में नापोगे? मीटर में। समय को क्या में नापोगे? सेकंड में। तो चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, इसमें 2 मूल मात्रक इस्तेमाल हुए। तो मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, लेकिन चाल का जो मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड, वो कैसा मात्रक उत्पन्न किया है? किससे? मीटर से और सेकंड से। इसीलिए वो मात्रक मीटर प्रति सेकंड कैसा कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। यस, ये लिखा है वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से मिलाकर बनाया जा सके, अर्थात जिन्हें मूल मात्रकों के द्वारा उत्पन्न किया जा सके, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो यहां पर चाल का मात्रक क्या बन गया? यहां चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बना है, एक तो मीटर
1 सेकंड। इसीलिए चाल का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड कैसा मात्रक है, जिसको उत्पन्न किया है व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आगे ये तो आज मैंने बात की मात्रकों की। ठीक है, कल मैं बात करूंगा किसी भी भौतिक राशियों की मात्रकों के, मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगाई जाती हैं विमा, तो कल मैं बात करूंगा विमीय विश्लेषण विमाओं की बात करूंगा बच्चों। ठीक है ना, तब तक इस लेक्चर को आप सुने और इसको कॉपी पर नोट कर लें बच्चों। वीडियो सुने तो पॉज करके आप इसको नोट करें ठीक से। ठीक है ना बच्चों, यहां से आगे की बात बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में कल करते हैं। बाय, टाटा। अगर संभव हो जाए बच्चों अपने साथियों को, अगर आपको ठीक लगे तो अपने साथियों को जिनका भी कुछ भला हो सके उनके लिए आप ये लिंक शेयर कर दें, वो भी क्लास ज्वाइन करें तो ठीक रहेगा। बाय, टाटा।